गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने क्या क्या अध्ययन किया था? नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ, उनका स्वरूप कैसा है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमारे संविधान में कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो सबसे पहला, भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को परिभाषा सहित अन्य प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। ये नीति निर्देशक तत्व किस लिए दिए गए? नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता तथा राज्य सरकार के लिए अनुसरणीय नीति के विश्लेषण से संबंधित है। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। पहला है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। पहला कौन सा है? लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। ये संविधान के अनुच्छेद 38 में है। कौन से में? 38 में। इसमें क्या है? लोक कल्याण के विकास के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए राज्य द्वारा प्रयास किए जाएंगे। किसके लिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए राज्य द्वारा प्रयास किए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की यथा प्रतिष्ठा, अवसर, सुविधाओं की असमानता को कम करने के लिए भी राज्य द्वारा प्रयास किए जाएंगे। राज्य के लिए कुछ अनुकरणीय नीतियां बताई गई है। जो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 में, जिसमें है पहला है स्त्री व पुरुष सभी को समान रूप से जीविका प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराने का राज्य प्रयास करेगा। स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से जीविका प्राप्त करने के साधन उपलब्ध करवाएगा। दूसरा है भौतिक साधनों के स्वामित्व व नियंत्रण की व्यवस्था अधिक से अधिक सामाजिक हित में राज्य द्वारा की जानी चाहिए। भौतिक साधनों का जो स्वामित्व है और जो उनका नियंत्रण है वो सामाजिक हित में होना चाहिए। ज़्यादा किस में होना चाहिए? सामाजिक हित में। तीसरा है आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि उत्पादन के साधनों व धन का केंद्रीयकरण जन सामान्य के अहित में न हो। आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि जो उत्पादन के साधन हैं उनका केंद्रीयकरण जन सामान्य के अहित में न हो। चौथा है पुरुष व स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए। अगला है पुरुषों व स्त्रियों को ऐसे कार्य करने के लिए विवश न होना पड़े जो उनके स्वास्थ्य व शक्ति के प्रतिकूल हों। यही व्यवस्था बच्चों के लिए की जानी चाहिए। ऐसा कोई कार्य पुरुष और स्त्रियों से और बच्चों से ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य व शक्ति के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अगला है बच्चों को स्वतंत्र व गरिमा में विकास के लिए अवसर प्राप्त हों तथा शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाए। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बच्चों का किसी प्रकार से शोषण ना हो, शोषण से मुक्ति के लिए उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, ये राज्य का कार्य है। तो ये था अपना पहला, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं, और इस सामाजिक व्यवस्था में राज्य के लिए कुछ अनुकरणीय नीतियां बनाई गई थी। अब दूसरा है समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता, ये है संविधान के अनुच्छेद 39 क में। इसका मतलब क्या है? राज्य द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, सभी को न्याय समान रूप से प्राप्त हो। आर्थिक या अन्य किसी बाधा के कारण यदि कोई नागरिक न्याय पाने में असमर्थ है तो उसके लिए किसी अन्य विधि या निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाए। इसमें क्या है? 39 क में क्या है कि यदि कोई आदमी गरीब है और वो सक्षम नहीं है न्याय प्राप्त करने में तो उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाए। ये राज्य का कार्य रहेगा। तीसरा है ग्राम पंचायत का संगठन। तीसरा क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन की व्यवस्था की गई है। गांधी दर्शन तथा अवधारणा के अनुरूप नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत के संगठन को स्वीकार किया गया है। राज्य द्वारा पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम करने योग्य बन सके। कहने का मतलब क्या है
कि भी स्वायत्ता लाई जाए, शासन में क्या लाई जाए, स्वायत्ता, और वो किसके माध्यम से लाई जाएगी, पंचायतों की स्थापना के माध्यम से। किसके माध्यम से, पंचायतों की। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन की व्यवस्था की गई है। चौथा है काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार, अनुच्छेद 41। काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार, अनुच्छेद 41। इसमें क्या बताया गया है, राज्य अपनी सीमाओं के भीतर सभी नागरिकों को काम व शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व आदि की अव्यवस्था में सार्वजनिक सहायता देने का प्रबंध भी करेगा। राज्य क्या करेगा, उसकी सीमाओं में जो रहने वाले हैं नागरिक, उनको काम व शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी की अवस्था में सार्वजनिक सहायता का प्रबंध भी करेगा। अगला है, पांचवा है प्रसूति सहायता का प्रबंध, अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में क्या है, प्रसूति सहायता का प्रबंध। इसमें क्या है, राज्य काम की दशाओं को न्याय संगत व मनोचित बनाने के लिए प्रसूति सहायता के लिए प्रबंध करेगा। छठा है श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, अनुच्छेद 43। श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, मतलब राज्य न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था भी करेगा। श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था राज्य करेगा। शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश के लिए काम की परिस्थितियां, सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। वह कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। मतलब जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिले, इसकी व्यवस्था राज्य करेगा। और इसी के साथ साथ कुटीर उद्योगों को या सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करेगा। कुटीर उद्योग अवकाश के लिए भी व्यवस्था करेगा और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास भी करेगा। सातवां है उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंध में मजदूर की भागीदारी, अनुच्छेद 43 कै में। इसमें क्या है, राज्य उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए कदम उठाएगा। जो उद्योग है उसमें जो मजदूरी कर रहे हैं उनकी भागीदारी हो, इसके लिए राज्य को कदम उठाने पड़ेंगे। आठवां है समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। नौवां है बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें ये क्या कहा गया था कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भाई संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य। इसके लिए क्या किया गया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संशोधन करके संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया, जिसके अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रावधान करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। इससे अगला है 10वां है अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के लिए तथा सामाजिक न्याय के लिए राज्य प्रयास करेगा। ये संविधान के अनुच्छेद 46 में है, 46वें अनुच्छेद में है। क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना राज्य, सामाजिक न्याय के लिए राज्य प्रयास करेगा। 11वां है अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में क्या है, 47 में नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य के कर्तव्य की ओर संकेत करता है। राज्य जन स्वास्थ्य के लिए प्रयास करेगा। मादक पदार्थों, मादक पेय तथा हानिकारक औषधियों के निषेध की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 42 में क्या है, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य जन स्वास्थ्य के लिए प्रयास करे। मादक पदार्थ, मादक पेय तथा हानिकारक जो औषधियाँ हैं उनकी निषेध की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। अगला अनुच्छेद 48 में क्या है, पशुओं की, अनुच्छेद 48 में क्या है, पशुओं की नस्ल सुधारने, दुधारू पशुओं तथा गायों की सुरक्षा करने के लिए राज्य से उपेक्षा की गई है। राज्य से क्या उपेक्षा की गई है कि वे पशुओं की नस्ल सुधारे, गायों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 48 में यह व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 48 कै, अनुच्छेद 48 कै 48 कै के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा विकास के प्रयास करेगा तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 48 में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण की और वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। 14वां है ऐतिहासिक व राष्ट्रीय, राज्य द्वारा, यह अनुच्छेद 49 में है। इसमें क्या करता है, राज्य द्वारा ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व की जो इमारतें हैं उनकी देखभाल की जाएगी। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, इमारतों, कला के स्थानों को विकृति, टूट फूट, बिक्री आदि से रक्षा करना राज्य की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की जो इमारतें हैं, उन इमारतों, उन स्मारकों, उन कला के स्थानों में जो विकृतियां हैं, जो टूट फूट हैं और बिक्री आदि की रक्षा करना राज्य की बाध्यता है। अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में क्या है, 50 में क्या है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए कदम उठाने की उपेक्षा करता है। इसमें क्या कहे, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या रहे, आपस में पृथक रहे, एक दूसरे से पृथक रहे। क्यों, कार्यपालिका व्यवस्थापिका जब पृथक रहेंगी तभी सुचारू रूप से शासन चलाया जा सकता है। तो इनको पृथक करने के राज्य से उपेक्षा करता है। 16वां क्या है, अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्वों में के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा है। ये प्रयास निम्नलिखित होंगे, कौन कौन से होंगे। पहला, राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि। दूसरा, राज्य में न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों का विकास। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौते के प्रति सम्मान। और चौथा, मध्यस्थों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का प्रयास। तो 16वां वो क्या है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। वो प्रयास ये 4 हैं, कौन कौन से हैं। राज्य द्वारा, एक बार फिर सुन लीजिए, राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि, राज्यों में न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते के प्रति सम्मान, मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का प्रयास। तो विद्यार्थियों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में इनकी व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक। तो हमने आज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।